हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी में बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ हमारा यह 16वां पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम पश्चिम घाट यानी कि वेस्टर्न घाट की बात करने वाले हैं और वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यानी कि पूरे वीडियो में हम वेस्टर्न घाट को समझने की कोशिश करेंगे। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश की जो प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनके बारे में 3 से 4 वीडियो बनाकर हमने GK 2020 यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, वो भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने धौलावीरा तक की सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर ली है। ओके, विश्व विरासत स्थल से अभिप्राय उन विभिन्न स्थलों से है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध है। विरासत स्थलों को विश्व सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी संधि 1972 के तहत उल्लेखनीय सार्वभौमिक महत्व होने के कारण नामित किया जाता है। यह संधि हुई है 1972 में, लेकिन यह संधि पूरे विश्व में लागू हुई 1975 में। एक बार फिर से देख लो कि विश्व विरासत स्थल से अभिप्राय उन विभिन्न स्थलों से है जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध है। विरासत स्थलों को विश्व सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी संधि 1972 के तहत उल्लेखनीय सार्वभौमिक महत्व होने के कारण नामित किया जाता है। और यह संधि लागू कब हुई? 1975 में। यहां से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल निम्न में से किस संगठन द्वारा सूचीबद्ध है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सूचीबद्ध है? तो यह यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी संधि कब लागू की गई? तो यह महत्वपूर्ण संधि दोस्तों 1972 में नहीं बल्कि 1975 में यानी कि 1975 में लागू की गई। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यह संधि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर कब किए? 1972 में। सांस्कृतिक विरासत स्थलों हेतु क्या मानदंड तय किए गए हैं? क्या? क्राइटेरिया फॉर कल्चरल हेरिटेज साइट्स यानी कि जो भी यह सांस्कृतिक विरासत स्थल है उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को कौन कौन से क्राइटेरिया तय करता है? तो याद रखो, मानव की रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति करना, उदाहरण के स्वरूप ताजमहल। क्या? यदि मानव की रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति करने हेतु भी यूनेस्को कोई भी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ताजमहल। दूसरा मानदंड है वास्तुकला, स्मारकीय कला, शहर की योजना या परिदृश्य डिजाइन यानी कि लैंडस्केप डिजाइन्स। इसमें मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान करना। क्या? वास्तुकला, स्मारकीय कला, शहर की योजना या परिदृश्य डिजाइन जिसमें मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान करना। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो कुतुब मीनार है उसे दोस्तों हम इसमें रख सकते हैं। तीसरा मानदंड है सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना। क्या? सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना। चौथा मानदंड है इमारत या भू परिदृश्य
जो मानव इतिहास की महत्वपूर्ण अवस्था या समय को उत्कृष्ट नमूना हो। क्या इमारत या भू परिदृश्य जो मानव इतिहास की महत्वपूर्ण अवस्था या समय का उत्कृष्ट नमूना हो। एग्जाम्पल के तौर पर यूनेस्को ने धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तो यह इसमें लागू हो सकता है। यह मानदंड धौलावीरा पर लागू हो सकता है। पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि प्रयोग या समुद्र प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे। और भी मानदंड है कि अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता या सौंदर्यात्मक महत्ता वाले क्षेत्र को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है। और मानव इतिहास की प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण या तो जैविक विविधता वाला उत्कृष्ट क्षेत्र, एग्जाम्पल के तौर पर पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट है, वह जैव विविधता वाला उत्कृष्ट क्षेत्र है। इसीलिए यूनेस्को ने यह पश्चिम घाट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। यह सभी मानदंडों को एक बार फिर से हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि मानव की रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति करना, उदाहरण के स्वरूप ताजमहल, वास्तुकला, स्मारकीय कला, शहर की योजना या परिदृश्य डिजाइन में मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान करना, सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना, इमारत या भू परिदृश्य जो मानव इतिहास की महत्वपूर्ण अवस्था या समय का उत्कृष्ट नमूना हो, पारंपरिक मानव बस्ती, भूमि प्रयोग या समुद्र प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता या सौंदर्यात्मक महत्ता वाले क्षेत्र, मानव इतिहास की प्रमुख अवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्कृष्ट उदाहरण या जैव विविधता वाला उत्कृष्ट क्षेत्र। तो यहां से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। कैसा क्वेश्चन कि सांस्कृतिक विरासत स्थलों हेतु तय किए गए मानदंडों में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है। तो यहां मैंने आपके सामने 7 या 8 मानदंड 2 बार अच्छी तरह पढ़े। अब बताओ कौन सा एक मानदंड ऐसा है जो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध नहीं है, तय किया गया नहीं है। तो मानव की रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति करना, यह बिल्कुल सही। अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता वाले क्षेत्रों को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर सकता है। पारंपरिक मानव बस्ती जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करे, तो यह भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको धौलावीरा का एग्जाम्पल बताया। धार्मिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना, दोस्तों यहां कुछ कंफ्यूजन है। धार्मिक परंपरा का नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना, उसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, लेकिन धार्मिक परंपरा का उत्तम उदाहरण होना नहीं। ओके, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष की। मैंने इनसे पहले दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के बारे में बताया था, जब मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट या प्रमुख कुछ, यह हमारा कौन सा वीडियो है, 16वां है वीडियो, जैव विविधता से संबंधित हमारा यह 16वां पार्ट है। इनसे पहले मैंने आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। यहां पर पढ़ सकते हैं, साल 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में मनाया गया। तो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, तो यह मनाया गया साल 2010 में। सही आंसर ऑप्शन सी। अब दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पश्चिम घाट का हम मूल्यांकन करते हैं। देखो, विश्व धरोहर स्थल के रूप में पश्चिम घाट यानी कि वेस्टर्न घाट को 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित कर लिया गया था। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पश्चिम घाट को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो 1 जुलाई 2012 को। और दूसरा क्वेश्चन, हमारे भारत देश का ऐसा कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है या तो जैव विविधता वाला क्षेत्र है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है, तो पश्चिम घाट। और यूनेस्को का यह सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, कहां पर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहां पर वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अब यहां से क्वेश्चन, पश्चिम घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
कब सम्मिलित कर लिया गया था? मैंने आपको तारीख बताई, साल 2012 जुलाई, ओके, 1 जुलाई 2012 को वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित कर लिया गया। सही आंसर ऑप्शन डी। पश्चिम घाट की पारिस्थितिकी में विशेष एवं विचित्र प्रकार के पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स, जैविक एवं भौगोलिक प्रक्रिया पाई जाती है। भारत के इस पर्वतीय प्रदेश में बहुत से स्थानीय पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैप में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो यहां पर है हमारा गुजरात, और गुजरात में यहां पर कौन सी रिवर? तापी रिवर, और तापी रिवर के यहां दक्षिणी हिस्से से स्टार्ट होकर यह वेस्टर्न घाट आगे बढ़ते हुए यहां पर कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र, यहां पर गोवा, यहां पर कर्नाटक और यहां पर केरल, और केरल से आगे बढ़ते हुए यहां यदि हम कॉर्नर पर जाए तो यहां कौन सा राज्य? तमिलनाडु। यानी कि यहां गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक यह वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। लेकिन वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आगे मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी नजर यहां वीडियो पर जमा कर रखिए। पश्चिम घाट की पारिस्थितिकी में विशेष एवं विचित्र प्रकार के पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स, जैविक एवं भौगोलिक प्रक्रियाएं पाई जाती है। भारत के इस पर्वतीय प्रदेश में बहुत से स्थानीय पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। विश्व विरासत के अतिरिक्त पश्चिम घाट पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, क्या यह वेस्टर्न घाट सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी नहीं है, बल्कि यह पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी है। और हॉटस्पॉट से जुड़े हुए तकरीबन 2 या 3 वीडियो हमने बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। यह पश्चिम घाट पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी है, जिसमें भारी जैविक विविधता पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के पूर्व में पश्चिम घाट एक पर्वत श्रेणी है, और यह पर्वतमाला पश्चिम तटीय मैदान को भारतीय प्रायद्वीप से अलग करती है। पश्चिम घाट तापी नदी के दक्षिणी किनारे से आरंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। एक बार फिर से देख लो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर अरब सागर के पूर्व में पश्चिम घाट एक पर्वतीय श्रेणी है। मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा। मान लीजिए कि यह है हमारा गुजरात, और यहां पर इस तरह कुछ है, और यहां पर है अरब सागर। क्लियर? तो यहां पर लिखा है अरब सागर के पूर्व में, तो अरब सागर के पूर्व में यहां पर, ठीक है, अरब सागर के पूर्व में पश्चिम घाट एक पर्वत श्रेणी है जो यहां तप्ती रिवर से या तमिलनाडु तक फैली हुई, और यह पर्वतमाला पश्चिम तटीय मैदान को भारतीय प्रायद्वीप से अलग करती है। क्या? यहां पर जो मैदान है वो भारतीय प्रायद्वीप से यह जो वेस्टर्न घाट है वो अलग करती है, और पश्चिमी घाट तापी नदी के दक्षिणी किनारे से आरंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। एक बार फिर से मैप में देख लीजिए, यह है तापी रिवर। यहां से दोस्तों दक्षिणी हिस्से में यह वेस्टर्न घाट स्टार्ट होता है, यहां आगे बढ़ते हुए यहां कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और यहां जो यह पश्चिमी घाट है वो हमारे भारतीय प्रायद्वीप से यहां जो पश्चिम घाट के इस और अरब सागर के और जो मैदानी क्षेत्र है उन्हें डिवाइड करने का काम यह वेस्टर्न घाट करता है। आंसर बताइए, पश्चिम घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? लंबे ऑप्शन है, ध्यान से देखो। पश्चिम घाट कहां से कहां तक फैला हुआ है? एक तो रिवर का नाम आया, तापी रिवर आया ना, तो तापी रिवर में किस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए? तापी रिवर नीचे कौन सी है डायरेक्शन? तो यहां पर है दक्षिणी हिस्सा। तो तापी रिवर के दक्षिण किनारे से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। तो तापी नदी के दक्षिणी किनारे से लेकर कन्याकुमारी तक यह वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी। और इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में है। मैंने आपको मैप के जरिए समझाया कि यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ से आगे बढ़ते हुए कर्नाटक, यहाँ केरला और यहाँ तमिलनाडु। और पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां में अन्नाईमुड़ी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लीजिएगा।
कि अन्नाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो पश्चिम घाट की, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 यानी कि 2695 मीटर अन्नाईमुड़ी की हाइट है। उसके अलावा डोडाबेट्टा, जिसकी हाइट है 2636 मीटर। मुकुर्थी भी पश्चिम घाट की है, एक पिक्स है जिसकी हाइट है 2554 मीटर। कोडाईकनाल, जिसकी हाइट 2133 मीटर। बाबा बुदन गिरी, जिसकी हाइट 1895 मीटर। सलहरे, हाइट है 1567 मीटर। तो यह वेस्टर्न घाट की कुछ प्रमुख चोटियां है। तो इनमें हमें क्या याद रख लेना चाहिए कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी, जिसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। क्लियर। और इनके अतिरिक्त ऊटी तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन एवं पर्यटक केंद्र भी पश्चिम घाट में स्थित है। तो दोस्तों, यह एक पर्यटन स्थल है ऊटी तथा कोडाईकनाल। यह भी किस पर्वत श्रेणी के पर्यटक केंद्र है? तो याद रखना वेस्टर्न घाट। एक बार फिर से मैप में देख लो कि यहां पर कुछ प्रमुख चोटियां दी गई है। जैसा कि यहां पर लिखा है सेलहर। तो सेलहर किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। इसके अलावा यहां कुद्रेमुख लिखा है, और कुद्रेमुख यह पड़ेगा दोस्तों कर्नाटक में। और कुद्रेमुख चोटी की हाइट है 1892 मीटर। और यहां पर है ऊटी। ऊटी कहां पर मिलेगा दोस्तों? यहां पर है ऊटी। ओके। अन्नाईमलाई, अन्नामुड़ी, तो मैंने आपको बताया कि अन्नाईमुड़ी यह भी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। सॉरी, अन्नाईमुड़ी केरल राज्य में, यहां पर है यह केरला। ओके। तो अन्नाईमुड़ी केरला राज्य में अवस्थित है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम। क्लियर। आंसर बताइए, भारत में स्थित पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। दूसरे नंबर पर आएगा डोडाबेट्टा, तीसरे स्थान पर आएगा कोडाईकनाल। अन्नाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी, जो केरल राज्य में स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले पर स्थित है, यानी कि दो जिलों के बीच यह अन्नाईमुड़ी अवस्थित है। और एक अध्ययन के अनुसार पश्चिमी घाट में 500 प्रकार के फूल पौधे हैं। यहाँ 39 प्रकार के सस्तनधारी, 508 प्रकार के पक्षी तथा 179 प्रकार के उभयचर इस पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। तो यहाँ जैविक विविधता की बात की गई है कि पश्चिम घाट में कौन कौन से पशु पक्षी जीव जाति देखने को मिलेगी। तो 500 प्रकार के फूल पौधे हैं, यहाँ 39 प्रकार के स्तनधारी, 508 प्रकार के पक्षी तथा 179 प्रकार के उभयचर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय की प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए हैं, यानी कि यह जो वेस्टर्न घाट है वो दोनों प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए हैं। कौन कौन से प्रकार की वनस्पति आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी? तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। और यह श्रेणी पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील है। भारत सरकार ने इस पर्वतमाला में 2 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, 13 नेशनल पार्क और बहुत से वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पश्चिम घाट में दोस्तों भारत सरकार ने 2 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, 13 नेशनल पार्क तथा बहुत से वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए हैं। आंसर बताइए, पश्चिमी घाट किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए हैं? पश्चिमी घाट किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, यह दोनों प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति से ढके हुए हैं। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 5500 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें बांदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बांदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में अवस्थित है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। और इन राष्ट्रीय उद्यानों में पतझड़ एवं सदाबहार वाले वृक्षों के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। कुछ वृक्ष पतझड़ वाले तो कुछ वृक्ष सदाबहार वृक्ष है। आंसर बताइए, बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अब सोचिए कि बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका आंसर बिल्कुल सही। ओके, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। क्या? यह जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो एक समय मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी और कर्नाटक राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इनके अतिरिक्त मुदुमलाई नेशनल पार्क एवं मुकुर्थी नेशनल पार्क भी पश्चिम घाट में स्थित है। पश्चिम घाट में मुदुमलाई नेशनल पार्क भी है, मुकुर्थी नेशनल पार्क भी है और इसके पारिस्थितिकी तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम्स के सदुपयोग से इसको हरा भरा तथा टिकाऊ बनाया जा सकता है। आंसर बताइए, मुदुमलाई नेशनल पार्क निम्नों में से किस राज्य में स्थित है? यह भी मैंने आपको नहीं बताया, गैस करो। मुदुमलाई नेशनल पार्क निम्नों में से किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य भी एक घोषित बाघ अभयारण्य है। अभयारण्य को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: मासिनागुडी, थेपाकाडु, मुदुमलाई, करगुडी और नेलाकोट्टा। दोस्तों, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक और केरल राज्य के बीच जो सरहद है वहां पर यह वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना मुदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बात करें, वीडियो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी वेस्टर्न घाट की महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपके सामने रखी। वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।